प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी। राज्य में फिर से 2 दिनों के लिए बड़ा लॉकडाउन। अब गुरुवार सुबह तक रहेगी पाबंदियां। हरियाणा में आज से संपूर्ण लॉकडाउन 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। जरूरी सामानों को छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि। भोपाल समेत कई शहरों में सूनी दिखी सड़कें, कई स्थानों पर काटे गए चालान। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर समेत देश के कई स्थानों पर आज से 18 साल से ज्यादा के लोगों का टीकाकरण। टीका लगवाने के बाद काफी खुश दिखाई दे युवा। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। और मैं हूं जुबैर खान। बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी बीजेपी ने एक बार फिर सोनार बंगला के सपने को दोहराया। रविवार को नतीजे आने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष समेत कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत पार्टी बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी विचारधारा का विस्तार और सोनार बंगला के सपने को पूरा करने के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनादेश का सम्मान करती है और बंगाल की जनता के प्रति आभार प्रकट करती है। नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट में बीजेपी पर यकीन जताते हुए कहा कि असम और पुडुचेरी की जनता का भी धन्यवाद है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान कोरोना फैलने के लिए लताड़ लगाई है और कहा कि क्यों ना आप पर हत्या का मुकदमा चले। इसे लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया था, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ही नसीहत दे दी है। वहीं अब इस पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान सामने आया है और उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की है। इसके अलावा नवाब मलिक ने बीजेपी के 200+ से बयान पर भी निशाना साधा है। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही थी। जो कुछ रोक लगी है अच्छी बात है, लेकिन पूरे देश में कोविड-19 फैला, चुनाव में खुली छूट दी गई। पूरे देश में कोविड के फैलने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। सुप्रीम कोर्ट हम चाहते हैं कि इसको भी अलग से सुने। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र की क्या भूमिका है, वैक्सीनेशन के दाम को लेकर, लोगों को लगाने तक को लेकर केंद्र से पूछा है। हम केंद्र से जानना चाहते हैं कि अब चुनाव खत्म हो गए, ये कहना मोदी जी का कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं। जहां जहां जरूरी है कोई एक पॉलिसी बनाई जाए। वैक्सीन को लेकर भी संभ्रम है। सुप्रीम कोर्ट जानकारी मांग रहा है, हम मांग करते हैं कि न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठें और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं है। सभी दोनों की बैठक बुलाकर रणनीति बनाए, हम मांग करते हैं। जब चुनाव हो रहे थे, बीजेपी दावा कर रही थी, खासकर अमित शाह जी की 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। नतीजा बिल्कुल उल्टा है। चुनावी हिंसा जब हुई बंगाल में, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने गोली चलाकर 6 लोगों को मारने का काम किया। ममता जी ने अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा था। तब अमित शाह जी कह रहे थे कि मैं उनके मांगने से इस्तीफा नहीं दूंगा, जनता मांगे तो इस्तीफा दे दूंगा। चुनाव लोकतंत्र में रेफरेंडम होता है। इतनी बड़ी हार, इसका मतलब है कि आपसे लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। अमित शाह जी इस्तीफा कब देंगे ये देश जानना चाहता है।
हमने तो फैसला किया कि हम 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने आप को असहाय बता रही हैं। शुरुआत में हमने बात की कि 1.5 करोड़ हर माह हमें मिले सीरम से, तब हमारा नेगोशिएशन चल रहा था। भारत बायोटेक से 25 लाख मिले, उसका नेगोशिएशन चल रहा था। केंद्र ने पॉलिसी बना दी कि ये सारी जो भी उत्पादन होगा उसका नियंत्रण केंद्र की सरकार करेगी, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध है, जो हम चाहते हैं कि 3-6 महीने में ये कार्यक्रम पूरा कर लें, तो उपलब्धता वैक्सीन की नहीं है। केंद्र कम से कम राज्यों को इजाज़त दे कि दुनिया में कोई देश में अगर वैक्सीन कोई बनाता है और जल्द से जल्द वो पुरौठा कर सकता है, तो ऐसी वैक्सीन का भी परमिशन केंद्र को। कोरोना संकट पर तमाम अधिमान्य प्राप्त पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने का फैसला किया गया है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे पत्रकार मित्र कोविड के खतरनाक काल में अपनी जान जोखिम में डालकर अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे में सभी अधिमान्य प्राप्त पत्रकारों को हमने फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने का फैसला किया है। पत्रकार मित्र इस कोविड के खतरनाक काल में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश में सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को हमने फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने का फैसला किया है। उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी पूरी चिंता की जाएगी। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जहां एक तरफ यूपी में लॉकडाउन लगा है, तो वहीं एटीएम में कैश न होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल अलीगढ़ में लोगों के हाथ उस समय निराशा लगी जब वो एटीएम में कैश निकलवाने लगे। इस दौरान लोगों को वहां पर कैश नहीं मिला, जिससे लोगों के आम जो दिनचर्या थी उससे लोग बेहाल हो गए हैं। प्रॉब्लम तो है ही है पैसे की। तब कहाँ गए आप? कई एटीएम? हाँ, अभी तो केवल पीएनबी और यहाँ तक आए थे बस, और देखेंगे रास्ते में क्या मिलता है। केवल नो कैश दिखा रहे हैं। दिक्कत आ रही है? हाँ, दिक्कत तो है। बिना पैसे के क्या कोई चीज़ संभव थोड़ी। थोड़ा से शादी में थोड़ा सी हेल्प लेनी थी, लड़की की शादी है तो उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाती एटीएम के माध्यम से। कल है। और अब आपको क्या परेशानी है? अब पैसे की जरूरत है, अब देखेंगे और कहीं कोई अरेंजमेंट होता है कहीं से। तो कलेक्ट्रेट पर आया था एटीएम से पैसे निकालने के लिए, और इससे पहले प्रॉब्लम तो है ही है पैसे की। तब कहाँ गए आप? कई एटीएम? हाँ, अभी तो केवल पीएनबी और यहाँ तक आए थे बस, और देखेंगे रास्ते में क्या मिलता है। केवल नो कैश दिखा रहे हैं। दिक्कत आ रही है? हाँ, दिक्कत तो है। बिना पैसे के क्या कोई चीज़ संभव थोड़ी। थोड़ा से शादी में थोड़ा सी हेल्प लेनी थी, लड़की की शादी है तो उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाती एटीएम के माध्यम से। कल है। और अब आपको क्या परेशानी है? अब पैसे की जरूरत है, अब देखेंगे और कहीं कोई अरेंजमेंट होता है कहीं से। तो कलेक्ट्रेट पर आया था एटीएम से पैसे निकालने के लिए, और इससे पहले मैं पीएनबी के उसमें आया था रेलवे रोड पर, वहाँ भी कैश नहीं है। किस तरह की दिक्कत का सामना? सर उसमें कैश नहीं है, उसमें एटीएम में। क्या परेशानी हो रही है आपको? वैसे पैसे की आवश्यकता है घर पर इस समय, और पैसे के बिना दिक्कत का बाजार भी सर बंद है इस समय, और पैसा भी घर नहीं है तो जरूरत थी, इसलिए। आपको परेशानी का सामना करना पड़ा? हाँ सर, पैसे ना होने जैसे परेशानी की दिक्कत सामना करना पड़ा। राजधानी दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर क्षेत्र के वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन जारी है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं। लोगों ने कहा कि हमें इंतजार था कि जल्द टीकाकरण शुरू हो जाए, और वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे लोग उत्साहित भी हैं। मैं अभी सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, मैक्सिमम लोग रजिस्ट्रेशन कराएं को इस जो वैक्सीन ड्राइव चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जल्दी से जल्दी जितने भी रजिस्ट्रेशन कराएं अपना स्लॉट बुक कराएं, और जैसे भी हो वो वैक्सीनेट कराएं उसको, ताकि इस जो पैंडेमिक है इससे हम उबर पाएँ। इनिशियली क्योंकि उस पर एकदम से जो बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हुआ था, तो इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम था,
बट लेटर ऑन आई थिंक विद इन 1 आवर तो SMS आने लगा था और इजीली रजिस्टर्ड हो। वहीं बात अगर महाराष्ट्र के करें तो महाराष्ट्र के पुणे में वैक्सीन की कमी के कारण 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। एक महिला का कहना है कि यहां उन्होंने बताया कि स्टॉक में वैक्सीन नहीं है, मैं 3 दिन से यहां आ रही हूं और पहला डोज लिए 40 दिन बीत चुके हैं। हो गए 8 दिन के बाद इंक्वायरी करो बोले। आप कब से चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, तीन दिन हो गए। 3 दिन से रोज ही? हाँ, पहला डोज कब लिया था? 40 दिन हो गए अभी, 40 डेज। 40 डेज हो गए। ये हर दिन चक्कर लगाना पड़ रहा है, तकलीफ होती है? हाँ, बहुत गर्दी रहती है, ऐसे 3 बजे से लाइन रहती है। इतना तो नहीं आ सकते, कोथरूड से आते हैं हम लोग। तो जल्दी वैक्सीन अवेलेबल कराना चाहिए। हाँ पक्का। और बच्चों के लिए भी, मेरे 18 साल की बेटी है ना, उसके लिए भी चाहिए था, वो भी नहीं मिला ना। वो तो कमला नेहरू हॉस्पिटल है ना उधर, इधर और ये रोड़ा में एक हॉस्पिटल है, उधर मिलता है। लेकिन वो इतनी गंदगी है उधर, 5th फ्लोर पे है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और लोग अपनों की जान खो रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता मनोज मिश्र का कोरोना की वजह से निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक मनोज मिश्र की कानपुर के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रवक्ता मनोज मिश्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही बीजेपी के अन्य मंत्रियों ने भी शोक व्यक्त किया है। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर पंजाब में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब राज्य में किसी को भी बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की एंट्री नहीं मिलेगी। पंजाब सरकार की तरफ से नए आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया कि हवाई रास्ते, रेल या फिर रोड के जरिए पंजाब आने वाले लोगों को बिना कोविड रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी या फिर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी उन्हें अपने साथ लाना होगा। इसके अलावा आदेश ये भी दिए गए हैं कि 15 मई तक राज्य में गैर जरूरी सेवाएं वाली दुकानें बंद रहेंगी।
इसके अलावा राज्य में रोजाना नाइट कर्फ्यू शाम के 6 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू भी शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया कि सड़क और गली के वेंडर्स की कोरोना RT-PCR जांच भी की जाएगी। वहीं सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि कार के अलावा मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति होगी। अगर कार और मोटरसाइकिल या अन्य किसी दोपहिया वाहन पर चालक के अतिरिक्त कोई मरीज होगा तो उसे यात्रा में छूट दी जाएगी। ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਨਲੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਮਿਲਕ ਡਾਇਰੀ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਈਵਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਦੇ ਆਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇਮ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਦੈਨ 2 ਪਰਸਨ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत के हर हिस्से में तबाही मचा रही है। राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल है। यहां हर रोज संख्या की तादाद में इजाफा हो रहा है, जबकि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अस्पताल अभी भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई जा रही। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 407 लोगों की मौत हुई, जबकि कोरोना के नए केस 20,394 आए हैं। अब दिल्ली में कोरोना के कुल केसों की संख्या 11,94,946 है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 92,990 है। कोरोना के संकट के बीच आज राहत की खबर भी है। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है। आज सुबह से ही दिल्ली के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर युवा टीका लगवाने पहुंचे। वैक्सीन की कमी की वजह से ये 1 मई को शुरू नहीं हो पाया था। दिल्ली में वैक्सीन लगवाने वाले पहले ही काफी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। Just for taking vaccination for this coronavirus, protecting and taking as a precaution. This is the first dose, I think we are here to just for. मेरा नाम मिठुन कुंभाकर है, मैं जोशी कॉलोनी से आया हूँ वैक्सीन लगाने के लिए। ये फर्स्ट डोज है मेरी और मैं काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था कि गवर्नमेंट हमारे लिए 18 से ऊपर जो एबव है सिटीजन उनके लिए मतलब ये टीकाकरण का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो आज वो दिन आ गया है। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये ज़रूरी भी है क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है और हमारे साइंटिस्टों ने इतनी मेहनत करके मतलब टीका बनाया है जिससे कि हम इन्फेक्टेड ना हो, तो मैं लगाना है। वहीं दिल्ली में कोरोना से अब हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। रोजाना हजारों की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो वहीं सैकड़ों लोगों की जानें भी जा रही हैं। वहीं कोरोना को मात देने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। बता दें कि दिल्ली में आज से 18 से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज खुद वैक्सीनेशन सेंटर पर जायजा लेने पहुंचे। बता दें कि दिल्ली में 77 सेंटर है जहां वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दिल्ली के विनोद नगर में एक स्कूल को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया है, जहां आज मनीष सिसोदिया खुद जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान सेंटर पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी दिखाई दिए। आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पांस है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं। अभी तक किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आया हो या किसी सेंटर पर कम प्रेजेंस हो।
तो ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्नआउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला जाके, उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं, अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। पर मुझे खुशी है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी तो लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वहीं दिल्ली के कुछ अस्पतालों ने अपने खत्म होते ऑक्सीजन भंडारों के बारे में रविवार को अधिकारियों को आपात संदेश भेजे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच छोटे अस्पताल इस जीवन रक्षक गैस की कमी का लगातार सामना कर रहे हैं। यहां तक कि एक अस्पताल ने तो सरकार से अपने मरीजों को दूसरी जगह भेजने की अपील की। 2 हफ्ते के भीतर राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन संकट की वजह से यह तीसरी घटना है। इससे पहले जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 कोरोना मरीजों और सर गंगाराम अस्पताल में 25 मरीजों की मौत हो गई थी। कोरोना वायरस के मामले हर दिन लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। दिल्ली सरकार मौजूदा 490 मीट्रिक टन कोटे की बजाय केंद्र से 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग कर रही है। हाँ जी, ये ऑक्सीजन की कमी चल रही थी हमारी। हम पैनिक कंडीशन में थे। सुबह रात 1 बजे से हम लोगों ने कस्टमर सपोर्ट पर, ऑक्सीजन सपोर्ट हेल्प डेस्क पर सबको कांटेक्ट किया था, पीसीआर को किया था। हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी आए थे और हमें अभी एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से फीडबैक आने लगा है कि हाँ, हमें ऑक्सीजन की हमारी सप्लाई के लिए वर्कआउट हो जाएगा। और अभी ऑक्सीजन हमारे पास आई नहीं है, बट हमारा हो जाएगा, क्योंकि मेन पॉइंट आ रहा था कि हमारा जितना भी सेटअप था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी सेंटर हमें एलोकेट नहीं हुआ था सिलेंडर सप्लाई के लिए, तो हम लोगों ने टाई अप किया था हिमाचल प्रदेश से, जहाँ से बद्दी से हमें डेली 3 गाड़ियाँ आ रही थी, पर कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ, वहाँ से हमारी गाड़ियाँ नहीं आ पाई, इसलिए आज हमें थोड़ा सा सप्लाई किया। तो लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट किया है, उसके बेस पर हमारा सारा कुछ हुआ है। पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं वहाँ से, डीएम मैम हैं और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का लोकल, वो सब बात कर रहे हैं, कांटेक्ट में हमारे हैं और जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या कितने बेड हैं यहाँ पे? हमारे 35 बेड का फुल कोविड हॉस्पिटल है, जिसमें अभी एट प्रेजेंट मेरे 32 कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट हैं। वहीं कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने सख्ती दिखाई है और प्रदेश में मिली तालाबंदी की शुरुआत की है, जिसमें लोगों को कोरोना महामारी के बचाव के लिए बनाए गए मापदंडों को सख्ती से अपनाने के लिए कहा गया है, जिसमें सबसे जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क अनिवार्य है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन और पंजाब सरकार के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो लोग उनसे जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। जहां जागरूक होना नहीं चाहते, नंगल सब्जी मंडी का यही हाल रहा है कि यहाँ लोगों को भारी जमावड़ा रहता है, क्योंकि सब्जी लेने के लिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। मौके पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं है जिससे लोगों को सख्ती से इसकी पालना कराई जा सके। लोग जगह जगह पर जमा हो रहे थे और बगैर मास्क के विक्रेता सब्जी बेच रहे थे और खरीदार उसे खरीद भी रहे थे। मास्क नहीं लाया और सब्जी बेच रहे हो, की कहना चाहते हो? मेरा मास्क हैगा भाजी, नहीं लाया नहीं, तुम सवेरे सब्जी बेच रहे हो, सरकार की गाइडलाइन की पालन नहीं कर रहे, की कहना चाहते भाजी? कुछ नहीं कहना चाहते भाजी। क्यों नहीं लाया जी मास्क? मास्क दिव्या भाई मुंह बोल नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਰੂੜੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। मंडी का ये हाल है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों के उस पार ब्रेक का सिलसिला जारी रहेगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर दोपहर में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना की वजह से 7 मई तक पूरे भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू है। उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तफरी करने बाहर निकल रहे लोगों से निपटने के लिए जगह जगह पर पुलिस का पहरा है। लोगों को रोकने के लिए भोपाल की हर सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है। इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद लोग कोविड नियमों को तोड़कर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कई चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऐसे लोगों का चालान काटा है। कई लोग बिना मास्क के तो कई बिना हेलमेट के नजर आए। पूछताछ में कई लोग बिना वजह ही घर से बाहर निकले थे। ऐसे में लोगों के खिलाफ पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है। वहीं भोपाल की ज्यादातर सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना नियम कायदे कानूनों का सख्ती से पुलिस द्वारा पालन करवाया जा रहा है। बात आज रुकने की करेंगे, जहां पर कोरोना के नए केसों में कमी जरूर आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस संक्रमण ढलान की ओर है। शहर के असली हालात अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट बता रहे हैं। शहर में अभी भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल कर पाना ऐसा कठिन काम है मानो आगरा किला फतेह करना हो। इसलिए जनता की भलाई इसी में है कि अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले। आगरा में रविवार को 649 नए केस आए हैं। इससे पहले शनिवार को 647 केस रिपोर्ट हुए थे। अब तक कुल संक्रमित 21,751 हो गए हैं। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 43,086 हो गए हैं। रविवार को 6 मौतें और होने से सरकारी आंकड़ों में मृतक की संख्या 285 हो गई है, जिसको देखते हुए आगरा में लॉकडाउन जारी है। अब सुबह यहां की सड़कें सूनी नजर आने लगी है। यूपी में भी कोरोना का कहर जारी है। राज्य में हर दिन रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को प्रदेश में कोरोना से 290 लोगों की जान चली गई और करीब 31,000 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए शुक्रवार शाम से मंगलवार सुबह तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में 10 मई तक लॉकडाउन लगाए जाने का मैसेज वायरल हो रहा है। हालांकि सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यूपी के 21 जिलों में लॉकडाउन की अफवाह फर्जी है। सरकार की तरफ से और कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर प्रदेश के कई संदेशों को वायरल किया जा रहा है। 21 जिलों में 10 मई 2021 तक लॉकडाउन लगाने की भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है। यूपी सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश हालांकि जारी नहीं किया गया। कृपया भ्रामक सूचनाओं को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से बचें, ऐसा आह्वान पुलिस ने किया है। वहीं कोरोना के बढ़ते संकट के बीच उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यूपी में 2 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी अब मंगलवार और बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा, जो गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का प्रकोप उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने पहले वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन उसे सोमवार तक बढ़ा दिया गया। यानी शुक्रवार शाम से मंगलवार की सुबह तक लॉकडाउन था, लेकिन अब इसी पर पाबंदी को मंगलवार बुधवार के लिए भी लागू कर दिया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को बेवजह बाहर निकलना उनका बंद होगा। बाजार भी बंद रहेंगे, साप्ताहिक मार्केट नहीं लगेगी।
हालांकि जरूरी क्षेत्रों के लोगों को छूट रहेगी और परिवहन भी जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर अब कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बयान दिया है। उन्होंने हार पर कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करने के लिए कहा है। साथ ही राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए, यह भी संजय निरुपम ने कहा है। और क्या कुछ संजय निरुपम ने कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, लोकसभा चुनावों के बाद पिछले 2 साल में ये पहला बड़ा एक चुनावी मामला था। 5 राज्यों के चुनाव हुए और जो नतीजे आए हैं उसमें वो सारे के सारे कांग्रेस के लिए बेहद निराशाजनक है। निश्चित तौर पर हर चुनाव में जब हार होती है तो हम उसकी समीक्षा करते हैं और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व उसकी समीक्षा करेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि पिछले 2 वर्षों से कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है और हमने भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल को पूरी तरह से चैलेंज कर रखा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 2 साल से हमारे पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नहीं है। सोनिया जी के प्रति पूरी आस्था है, उनके प्रति पूरे मन में सम्मान है, लेकिन लोग, पूरे देश के लोग ये जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कम से कम कांग्रेस के पास एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तो हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हो। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चुनाव से बहुत ज्यादा निराश होने के बजाय जो हमारी गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और पहला प्रयास ये होना चाहिए, पहला निर्णय यह होना चाहिए कि तत्काल राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष बनना चाहिए। और पूरे देश में जो कांग्रेस के काम करने वाले लोग हैं उन सारे लोगों को साथ बैठ करके बना करके पूरे देश के दौरे पे निकलें, तब कहीं जाके कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल होगा। वरना असम में भी हमने कैंपेन देखा और केरल में भी कैंपेन देखा, लेकिन दोनों जगह कैंपेन होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी हमारी लोगों की पहली पसंद नहीं बन पा रही। इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ कमी है। हमारी नीतियों में क्या कमी है, काम करने के तरीके में क्या कमी है, उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए। एआईसीसी का जो मॉडल है जिसके तहत वो राज्यों में नेताओं को भेजा जाता है और राज्यों के नेताओं के ऊपर उनको बैठा करके काम कराया जाता है, क्या वो मॉडल सही है? क्या उस मॉडल का सही प्रभाव पड़ रहा है या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी लोकसभा चुनाव होने में 3 साल बाकी और 3 साल ठीक ठाक समय होता है एक किसी भी चुनाव की तैयारी करने। अगली खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर निर्वाचित ग्राम प्रधान राजेश तिवारी ने विजय जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग बिना मास्क के शामिल हुए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती यहां पर नजर आई। कोर्ट और चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद भी नियमों की अनदेखी की गई, तो पुलिस प्रशासन भी नियमों को लागू कराने में नाकामयाब रहा। यूपी की योगी सरकार ने रविवार को फैसला किया है कि अगले 15 दिनों तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाएंगी। इस बीच जारी सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 प्रबंधन की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने हिदायत दी कि आगामी 15 दिनों तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन केवल प्रदेश के अंदर ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विमान सेवा से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विमान सेवा के माध्यम से प्रदेश में जाने वाले लोग भी नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही आएं और रेल से आने वाले यात्रियों की पूरी सख्ती से जांच की जाए। साथ ही उनकी स्क्रीनिंग के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नसीहत दी है। वहीं नोएडा की लुक्सर जेल के अंदर नई कैदियों के लिए बनाई गई अस्थायी जेल में बंद 30 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी कैदियों को इलाज के लिए ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा लुक्सर जेल के जेलर एके सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गंभीर हालात में उन्हें नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पत्नी, बेटा और बेटी का घर पर उपचार किया जा रहा है। नोएडा के लुक्सर जेल में 23 कैदियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद जेल में बंद करीब 200 कैदियों का कोरोना टेस्ट कराया गया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुछ कैदियों ने बुखार होने की शिकायत की है, उनका भी टेस्ट कराया गया है। जेल अधिकारियों का कहना है कि जेल में बंद सभी कैदी सुरक्षित हैं, उनके परिवार को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस किसी को भी जब भी इलाज और अस्पताल की जरूरत पड़ेगी उसे मुहैया कराई जाएगी।
वहीं त्रिपुरा के पश्चिमी त्रिपुरा जिले के जिलाधिकारी शैलेश कुमार यादव को सस्पेंड किया गया है। उन पर शादी समारोह में बवाल करने का आरोप लगे थे। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ था। वीडियो में वो शादी में शामिल मेहमानों से बदसलूकी करते हुए नजर आए थे। इलाके में गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर उन्होंने मैरिज हॉल को सील भी करने को कहा था। साथ ही डीएम ने पुलिस को महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और रात के कर्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में दुल्हा और दुल्हन समेत शादी में शामिल तमाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी शैलेश यादव को 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। ये वीडियो डीएम द्वारा मैरिज हॉल पर की गई कार्रवाई के दौरान के थे। डीएम कोरोना महामारी के इस वक्त में आयोजित शादी समारोह में शामिल लोगों द्वारा कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किए जाने पर भड़क गए थे। जिलाधिकारी ने पहले वहां से बैंड वालों को भगाया, इसके बाद शादी में शामिल लोगों को वहां से दौड़ाया गया। इतना ही नहीं, डीएम ने दुल्हन को स्टेज से उतारने के लिए भी कहा। वहीं बाकी अधिकारी शादी में आए मेहमानों को मैरिज हॉल से बाहर निकालने में लगे रहे। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने हैं और दीदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही हैं। इस बीच पीएम मोदी, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। लेकिन बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो ने नतीजों को लेकर अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नाराजगी जताई है। सुप्रियो ने कहा कि बंगाली मतदाताओं ने एक ऐतिहासिक गलती की है। लेकिन सुप्रियो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ममता बनर्जी को क्रूर महिला तक कह दिया। सुप्रियो ने अपनी पोस्ट में कहा कि न तो मैं ममता बनर्जी को बधाई दूंगा और न ही कहूंगा कि मैं लोगों के इस फैसले का सम्मान करता हूं। ईमानदारी से सोचे तो बंगाल के लोगों ने बीजेपी को मौका न देकर एक ऐतिहासिक गलती की है। इस भ्रष्ट, असक्षम, बेईमान सरकार और सत्ता के एक क्रूर महिला को चुनकर भी उन्होंने गलती की है। हालांकि बाद में सुप्रियो ने इस पोस्ट को डिलीट किया। यूपी की राजधानी लखनऊ के चर्चित सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां गोमती नगर स्थित राम मनोहर लोहिया संस्थान ने जीवित महिला मरीज को मृत घोषित कर उन्हें डिस्चार्ज करने का कृत्य किया। परिजनों का आरोप है कि जब शव लेने परिजन पहुंचे तो महिला की सांसें चल रही थी। शक होने के बाद जांच करने पर पता चला कि उनकी सांसें चल रही थी। इसके बाद उसे आनंद फानंद में दूसरे अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जानकारी के मुताबिक इंदिरा नगर के रहने वाले सुनील कुमार ने बताया कि उनकी 54 वर्षीय मां सुखरानी गौतम को सांस लेने में समस्या हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने 3 दिन पहले ही अपनी मां को लोहिया संस्थान में भर्ती करवाया। इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज चल रहा था। रविवार को उन्हें शाम 5 बजे बताया गया कि मरीज की मौत हो गई है। जब शव लेने परिजन पहुंचे तो पता चला कि उनकी सांसें चल रही थी। कंपाउंडर को बुलाकर जांच कराई गई तो उससे भी महिला के जीवित होने की बात सामने आई। इसके बाद मरीज को डालीगंज अस्पताल से ले जाकर भर्ती करवाया गया। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वो रोड मैप 2030 को लॉन्च करेंगे। बताया जा रहा है कि इस रोड मैप का मकसद आने वाले 10 साल में भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्तों और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। वहीं इस वर्चुअल बैठक से पहले ब्रिटेन ने भारत की कोरोना से जंग में मदद के लिए 100 वेंटिलेटर भेजने की तैयारी को पूरा कर लिया है। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक ये रोड मैप 5 क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, संबंधित स्वास्थ्य सेवा समेत लोगों के बीच संबंध शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्चुअल समिट के माध्यम से रणनीतिक संबंधों को और गहरा किया जाएगा और इस पर जोर भी दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस कोरोना पर सहयोग और इससे लड़ने के लिए वैश्विक प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। 3 मई यानी आज के दिन सोमवार को मनाए जाने वाले विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर भारत में भी प्रेस की स्वतंत्रता पर बातचीत होना बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे लोकतांत्रिक देश भारत में प्रेस की आजादी एक मौलिक जरूरत है। भारत में ज्यादातर प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर चर्चा होती रहती है। इससे ये बात साबित होती है कि उस देश में अभिव्यक्ति की कितनी आजादी है। देश में प्रेस की आजादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। विश्व स्तर पर प्रेस की आजादी को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, जिसे आज यानी 3 मई को विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की आजादी के वक्त भी पत्रकारों ने एक महत्वपूर्ण किरदार अदा किया था, जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रेस की
आजादी का मूल्यांकन, प्रेस की आजादी पर बाहरी तत्वों के हमले से बचाव और प्रेस की सेवा करते हुए दिवंगत हुए पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। तो वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और मानवीय मूल्यों को आत्मसात कर दशकों से जनहितों को स्वर प्रदान कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर रहे प्रेस जगत से जुड़े समस्त लोगों को विश्व प्रेस आजादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं दुनिया भर में प्रेस की आजादी को सम्मान देने और उसके महत्व को रेखांकित करने के लिए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसी मौके पर आज के दिन गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों को तोहफा दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने आज पत्रकारों को सम्मान और कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया है और उन्होंने कहा कि पत्रकार फ्रंटलाइन में रहकर काम करते हैं और पुलिस की तरह समाज की सुरक्षा करते हैं। वहीं इस मौके पर पत्रकारों में मंत्री अनिल विज का आभार भी जताया। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद में मोटे दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे जा रहे थे और इस ऑक्सीजन सिलेंडर को 50,000 रुपए में बेचा जा रहा था। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने कालाबाजारी करने वालों का भंडाफोड़ किया है और फिलहाल आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल खबर दोपहर में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।